टीचर्स भी डरे हुए हैं बच्चों के साथ साथ। अभी तक क्या होता था, पिछले साल का अगर एग्जाम छोड़ दें तो हर दूसरा टीचर खूब सिलेक्शन ठोक के दावा करता था कि हमारे यहाँ से इतने हो जाएंगे। अब हम ऐसे दावे नहीं देखने को मिलते हैं। तो बच्चे मैम बहुत डरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार केमिस्ट्री ही तय करे सरकारी मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं, मैं ये भी आपको बताऊंगी, देयर आर फ्यू चैप्टर्स विच बिल्कुल बच्चे इग्नोर कर देते हैं, जिसको बाद में पछताते हैं क्योंकि 2-3 क्वेश्चन उसके रखे होते हैं। कौन कौन से मैम? जैसे केमिस्ट्री की अगर मुझे अच्छी प्लानिंग करनी है, अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो वो बच्चे को किस तरह से करनी चाहिए? हालांकि अब मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि अब लास्ट के दिन में कोई नया चैप्टर ना उठाएं। सारा कुछ कंक्लूड करेंगे तो अगर किसी को 180 आउट ऑफ 180 लाने हैं केमिस्ट्री में जी। उसका क्या फॉर्मूला है? हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आप कैसे हो? और आज का जो पॉडकास्ट है, हमारे साथ में है नीति मैम, नीति मिश्रा मैम, जो कि केमिस्ट्री पढ़ाती हैं और ये अपना एक एडटेक रन कर रहे हैं N2V नीट एक्सीलेंस के नाम से, और ये फर्स्ट फीमेल एडटेक है और जो इनका सेल पॉन्ड है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं नीट का एग्जाम। आप सभी को पता है 4 दिन बचे हुए हैं, आज 28 है और आपका 3 मई को एग्जाम है। और 3 सब्जेक्ट रहते हैं भाई केमिस्ट्री में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बट केमिस्ट्री जो है ना वो बीच में रह जाता है। तो मैम, बच्चों के इस बार मन में बड़ा ये आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार फिजिक्स ने बहुत रुलाया था, हाँ। कहीं ऐसा ना हो इस बार केमिस्ट्री बहुत टफ आ जाए, हाँ, और हमको रोना पड़ जाए। बच्चे ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और एनटीए को प्रिडिक्ट करना मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली लास्ट 2 साल से ये चीज़ डिफिकल्ट हो गई है, एनटीए को प्रिडिक्ट करना बिल्कुल डिफिकल्ट हो गया है। नाउ दे ऑल्सो आर टेकिंग दिस चैलेंज कि कैसे बच्चों के जो पहले की धारणाएं हैं और जो बहुत सारी कोचिंग्स अपने को बार बार ये चीज़ प्रमोट कर देते हैं कि हम जो क्वेश्चंस बताएंगे या हमने जो प्रिडिक्ट कर लिए यही पेपर में आएंगे। तो वो एनटीए चाहता है कि नहीं, तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो, एंड वी आर हेयर टू डिज़ाइन द पेपर, कंडक्ट द पेपर, वी आर द सुपीरियर बॉडी। तो हम जो डिसाइड करेंगे वही होगा, तुम्हारे प्रिडिक्शंस नहीं चलेंगे। तो उसको ही देख के ये लोग मतलब अब हम कुछ भी प्रिडिक्ट, एक्चुअली कोई किसी का प्रिडिक्शन नहीं चलेगा। और मैं आपको बता रही हूँ, अभी तक 4 दिन बचे हैं अपने, अभी तक किसी भी टीचर का कोई प्रिडिक्शन वाला वीडियो नहीं आया इस साल। आप ये नोटिस करिएगा, किसी का नहीं आया। जैसे हिसाब से पहले आता था, पिछले साल तक आया था, कई लोगों का फेल भी हुआ और उस वजह से वो ट्रोल भी हुए बहुत ज्यादा। मोस्ट ऑफ द लोगों के फेल हो गए थे। मतलब पिछली दफा तो किसी की प्रिडिक्शन नहीं चली। हाँ। कोई अगर बोल रहा है कि मेरी चल गई तो वो सिर्फ अपने उस बात का जस्टिफिकेशन दे रहा है कि वो कहीं से भी एक आध क्वेश्चन ढूंढ के निकाल के सिर्फ प्रेजेंट कर रही है। हाँ, तो इसीलिए इस साल कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा है ऐसी कोई वीडियो बनाने का। कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएगा कि एनटीए ने। टीचर्स भी डरे हुए हैं बच्चों के साथ साथ। बिल्कुल। और देखिए, डर एक अलग चीज है, और क्या है ना कि हम डर नहीं रहे हैं इन अ वे, और मैं ना चाहती हूँ कि बच्चे भी डरें। हम अगर अपनी मेहनत पे फोकस कर रहे हैं और हमें कॉन्फिडेंस है कि हमने कॉन्सेप्ट कहीं, एनटीए कभी भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछेगा, ये तो श्योर है। एनटीए का काम है सिर्फ ये बताना कि आप जो प्रिडिक्ट करके चलते हो ना नीट को, वो नहीं होगा। अब कॉन्सेप्ट हो सकता है कि डिफरेंट तरीके से पूछे जाएं क्वेश्चंस, है ना, जो लास्ट 10 साल से चल रहा था, और जिस वजह से सभी टीचर्स जो पढ़ाने वाले थे एक्सपीरियंस हो गए थे, उन्होंने रिसर्च कर ली थी। अब वो रिसर्च को थोड़ा सा चैलेंज कर रहा है एनटीए। हाँ, मगर ये नहीं है कि वो एनसीईआरटी से बाहर कहीं पूछने वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये चीज बड़ी क्लियर है कि ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, इसलिए एनटीए ने एक पेपर के लेवल ऑफ स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। प्लस जो घिसा पिटा पैटर्न पुराना आता रहता था वो नहीं आने वाला है। आप नीट का एग्जाम दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये भाई नीट का एग्जाम है, एक स्टैंडर्ड होगा उसका। अभी तक क्या होता था, पिछले साल का अगर एग्जाम छोड़ दें तो हर दूसरा टीचर खूब सिलेक्शन ठोक के दावा करता था कि हमारे यहाँ से इतने हो जाएंगे। अब हम ऐसे दावे नहीं देखने को मिलते हैं जी। थोड़ा सा मैम हम इस पे जाना चाहेंगे कि जैसे केमिस्ट्री की अगर मुझे अच्छी प्लानिंग करनी है, अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो वो बच्चे को किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो थोड़ा सा चैलेंज ये हो जाता है कि वैसे ही 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स अलग है, बायो अलग है और केमिस्ट्री अलग है। अब केमिस्ट्री के भी तीनों पार्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एग्जैक्टली। फिजिकल अलग तरीके से पढ़ी जाती है, इनऑर्गेनिक अलग है, ऑर्गेनिक बिल्कुल अलग है। तो देयर आर मेनी डिटेल टिप्स विच वी प्रोवाइड। हम बहुत सारी मैं प्रोवाइड करती हूँ, हमारे भी वीडियोस में मैं करवाती रहती हूँ कि फिजिकल कैसे पढ़ना है, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है।
तो थोड़ा सा मैं बताती हूँ यहाँ पे भी। तो फिजिकल के लिए बेसिकली फिजिकल इज लाइक फिजिक्स, थोड़ा फिजिक्स की तरह होता है। वहाँ पे न्यूमेरिकल्स और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, और जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर, जैसे फिजिक्स में आपको इमेजिन करना पड़ता है आंसर्स फॉर्मूला लगाने से पहले, थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में भी करना है। मेन तैयारी का तरीका होता है इसका कि जब आप चैप्टर पूरा पढ़ लो तो आपको उसके फॉर्मूला शीट्स बना के रखनी चाहिए, हर चैप्टर के फॉर्मूला शीट्स अलग से, मतलब नोट्स अलग हैं, नोट्स से निकाल के आप एक पेज पे सारे फॉर्मूलाज। थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स पे भी जाना चाहेंगे? हाँ ओके, आपके पास अगर मैं इतना डिटेल जा सकती हूँ तो बिल्कुल। जैसे कि अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सबसे पहला फिजिकल का चैप्टर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर जो अलग अलग मॉडल्स हैं, उन्होंने अलग अलग फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में तो बच्चे को घुमा देता है, जो भी क्वेश्चन आता है वो तो मतलब मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का गलत ही होता है। हाँ नहीं, वो सिर्फ इसलिए गलत होता है सर बिकॉज वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना, छोटे छोटे डिफरेंस है फॉर्मूला में, छोटे छोटे डिफरेंस है, जैसे कहीं नेगेटिव है कहीं नेगेटिव नहीं है। फिर एक्साइटेशन एनर्जी, अगर जैसे वो कह देते हैं कि थर्ड ऑर्बिट में गया एक्साइट होके, तो बच्चे उसको थर्ड को फोर्थ लगाना चाहिए। एक्चुअली वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, मतलब तो वो फोर्थ में गया है, एक्चुअली ग्राउंड उसका फर्स्ट था, तो उसको काउंट करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जहाँ गलती होती है। तो इसके लिए पहली बात तो फॉर्मूलाज याद रहें सही, क्योंकि उसमें भी नेगेटिव है, एटॉमिक नंबर ऊपर लिया है कि एन नीचे लिया है, मतलब वो छोटे छोटे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो जरा से फॉर्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है। और फिजिक्स की तरह फिजिकल केमिस्ट्री में कभी भी फॉर्मूले 2-3 नहीं लगते एक सवाल में, एक ही फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। फिजिक्स में तो 2-3 फॉर्मूले लगा के कभी कभी एक स्टेप दूसरा स्टेप कनेक्टिंग आ जाता है। जी। पर फिजिकल में ऐसे नहीं होता है, इतना भी मुश्किल फिजिक्स की तरह मुश्किल नहीं है। मगर हाँ, ये गलत कर दिया कि आपको अगर नेगेटिव लगाना था और नहीं लगाए तो डेफिनेटली आंसर, और वो ऑप्शन में देते भी हैं, पॉजिटिव का भी आंसर ऑप्शन देंगे। हाँ, मैं वही कह रहा था कि वो मैच जरूर करता है, ताकि बच्चे को एक बार सॉल्व करने के बाद पता चले तो सेम मैच भी करता है। बिल्कुल, यही तो टेस्ट है कॉन्सेप्ट का, यही तो टेस्ट है कि वो गलत आंसर भी उन्हें पता है, एनटीए को पता है कि बच्चा पहला आंसर शायद ये निकाल सकता है, तो इसमें गलत, क्योंकि वो फिर मैं जो थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट की भी बता रही थी, वो थर्ड वाला भी कैलकुलेट करके आंसर बताएगा, फोर्थ वाला भी बताएगा। तो जो सही होगा, अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट सही है, उसे पता है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है फोर्थ ऑर्बिट, तब वो एन की वैल्यू 4 लगाएगा और तब उसका आंसर सही आएगा। ठीक बात। मैम, आपका जो प्लेटफॉर्म है N2V है ना, आप 3 लोग पढ़ाते हैं, वानी मैम है, निकिता जैन मैम है, तो आप तीनों लोग इस प्लेटफॉर्म को रन कर रहे हो। और आपके N2V प्लेटफॉर्म का जो टैगलाइन है नीट एक्सीलेंस। यस। तो भाई नीट एक्सीलेंस को तो हम तब मानेंगे जब आप आज कुछ प्रिडिक्ट करें और उनमें से कुछ एग्जाम में आए। तो मैं चाहता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री इज द डिफिकल्ट वन। अगर नीति मैम से कोई पूछे कि मैम आपको क्या फीलिंग आ रही है, कौन वाला आएगा, या बच्चे आपसे भी पूछते होंगे, तो सिमिलर मेरा भी आपसे यही सेम क्वेश्चन है कि मैम जाते जाते लास्ट वाला समय बचा हो ना, तो लास्ट में चैप्टर्स बता, ये हर चैप्टर में वैसे नहीं, आप कॉन्सेप्ट बताइए, कॉन्सेप्ट बताइए जिससे मुझे एक बच्चे को ये क्लियर हो पाए कि अगर वो उसका छूट भी रहा हो तो उसको प्रिपेयर कर ले। देखिए, टोटल जो फिजिकल की बात करूं तो टोटल 5 चैप्टर हैं सिर्फ। तो उसमें अगर बच्चे ने, मैं हर चैप्टर में कुछ कुछ स्पेशल बता सकती हूँ वैसे तो। चैप्टर तो कोई ऐसा छूटना नहीं चाहिए, मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि कोई भी चैप्टर छूटा हुआ हो और आप चलेगा आपको। हालांकि अब मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि अब लास्ट के दिन में कोई नया चैप्टर ना उठाएं, कोई नया टॉपिक उठाने का बिल्कुल रिस्क लेने की कोई बेनिफिट नहीं है। बिना मतलब पैनिक हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी। अगर मान लो किसी ने जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ रखा हो 12th का, तो उसे छोड़ ही दे, बिल्कुल जरूरत नहीं करने की। आपने अगर रेडॉक्स केमिस्ट्री कर रखा है, रेडॉक्स रिएक्शंस कर रखी है 11th की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर बाई चांस आप सही से नहीं भी कर पाए तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन बना लो, क्योंकि वो इक्विवेलेंट फैक्टर वगैरह रिलेटेड ही होता है रेडॉक्स से। तो मतलब बिल्कुल मत पढ़ना लास्ट के 4 दिन में। बट हाँ, बेसिक अगर मैं बात करूँ फिजिकल के लिए, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे ही, वो छोड़ ही नहीं सकते। और दूसरा इक्विलिब्रियम से आते हैं, जिसमें बफर है, जिसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स हैं, उसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर बचा आपका सॉल्यूशन चैप्टर और काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स से भी मतलब 1 से 2 क्वेश्चन रखे होते हैं। पर इतने मतलब जब कोई भी टीचर से जब बच्चे पढ़े हुए होंगे, उनको भी सब टीचर्स बताते हैं कि हर चैप्टर में आपको जरूरी नहीं है कि सारा पढ़ना है आपको, उसमें भी कुछ ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं कि ये पैटर्न ज्यादा पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के पीछे भी जो क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्पलर होता है, वो भी हम सॉल्व करने को हमेशा बोलते हैं हमारे बच्चों को कि एनसीईआरटी को सबसे पहले रखो, प्रायोरिटी रखो, टेक्स्ट भी पहले उसका पढ़ो और फिर एग्जाम्पलर उसका करो और उसके बाद किसी रेफरेंस बुक पे जाना।
ठीक है, तो क्योंकि वो कर लिया, उसके बाद आपने एक तरह से उसकी सोल को पकड़ लिया सब्जेक्ट की। हाँ। जो एनटीए एक्चुअली उसी सोल में से क्वेश्चन बनाने वाला है। फिर तो आप अपने को टेस्ट करोगे, आप अपनी जो भी आपका नॉलेज आपने गेन किया, आप उसको और तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर करके टेस्ट करोगे कि भाई ऐसा आ गया तो क्या होगा, ऐसा। वरना सोल तो आपको पहले पकड़नी पड़ेगी। एग्जैक्टली जो लैंग्वेज है वो बच्चे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। बिकॉज वो लैंग्वेज को ही इतना कंफ्यूजिंग घुमा फ्रेम के करते और हैं। हाँ जी, उसी से वो आपकी मेंटेलिटी को, माइंडसेट को समझते हैं कि बच्चा कितना समझ पाएगा इस पे, या कितने बच्चे समझ पाएंगे इस चीज को। वो उसी अकॉर्डिंग सेम क्वेश्चन को रिफ्रेम कर देते हैं सेकेंड लैंग्वेज में। और उस सेकेंड लैंग्वेज की वजह से बच्चे को बहुत आता हुआ क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता है। तो वहाँ सब बातें, सभी चीजें सेम अगर हैं तो हम बार बार यही कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट अगर ठीक होगा तो किसी भी लैंग्वेज को बना के पूछ लें, क्योंकि ये साइंस है। साइंस बदल नहीं जाएगी। साइंस ऐसा नहीं है कि आपकी पोएट्री की तरह किसी ने ये मीनिंग बता दिया, किसी ने ये मीनिंग सेम रहना है। चाहे आप किसी भी शब्द में पूछें, आप किसी भी तरह की ग्रामेटिकल सेंटेंस बना के पूछें, मीनिंग वही रहना है। तो कॉन्सेप्ट पे वर्क करना जरूरी है। ओके। तो बच्चे मैम बहुत डरे हुए हैं, और कहीं ना कहीं केमिस्ट्री बीच का पार्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और कहीं ऐसा ना हो कि इस बार केमिस्ट्री ही तय करे सरकारी मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ। देखिए, तय तो वैसे कर सकती है केमिस्ट्री, और हर बार करती भी है। मैं तो ये बोलूंगी कि केमिस्ट्री तय करती है। क्यों? क्योंकि बायो के लिए तो लोग 100% मेहनत कर लेते हैं। उन्हें है कि 360 मार्क्स बायो से आने हैं, तो 100% एकदम लगे हुए हैं एंड तक। और इंटरेस्टिंग भी होता है बायो, ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई बनना डॉक्टर है तो सब बच्चों को इंटरेस्ट होता है बायोलॉजी पढ़ने में। मगर जब फिजिक्स की बात आती है तो फिजिक्स से होते हैं डर। फिजिक्स इतना डर लगता है कि वो उस पर फिर और एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं कि भाई पहले फिजिक्स पढ़ूंगा। केमिस्ट्री को सोचते हैं तो मैं कर लूंगा। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, कि चलो पहले फिजिक्स ज्यादा डिफिकल्ट है, वो खत्म कर लूं, बायो ज्यादा पार्ट है, ज्यादा नंबर्स का, मार्क्स का उसमें इनपुट है, तो वो मैं कर लूं। बट केमिस्ट्री सोचते हैं ये मैं बाद में कर लूंगा। इट इज लाइक थर्ड प्रायोरिटी ऑफ एवरी स्टूडेंट। तो उसमें, उस चक्कर में कभी कभी वही कॉन्सेप्ट भी भूल जाते हैं, या फिर उस पर टाइम ज़्यादा नहीं देते, या चैप्टर ही छोड़ देते हैं कुछ कुछ कि ये तो ऐसे है, कर लूँगा कभी। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं, मैं ये भी आपको बताऊंगी, देयर आर फ्यू चैप्टर्स विच बिल्कुल बच्चे इग्नोर कर देते हैं, जिसको बाद में पछताते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन उसके रखे होते हैं। कौन कौन से मैम? मैं बताती हूँ। एक चैप्टर है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। तो ज़्यादातर कोचिंग्स में टीचर्स भी पढ़ाना स्किप कर देते हैं कि वो थोड़ा सा रटने वाली चीज है, थोड़ा सा कलर बताना, रिएक्शन में ये प्रेसिपिटेट आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, ये ठीक है भाई, देख लेना, ये दे दिए नोट्स, इसे याद कर लेना, क्योंकि याद करने वाली चीज है वो। ज्यादातर रखना तो याद ही पड़ेगा, बट हाँ, जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, पढ़ाते हैं अच्छा और मन से पढ़ाते हैं, वो उसके ट्रिक्स भी बताते हैं। बिकॉज बहुत दफा किसी भी पार्ट को प्रायोरिटी ना देना भी भारी पड़ जाता है। हाँ, क्योंकि देखिए, रैंक तो आपकी लास्ट के 2-3-4 क्वेश्चन से ही डिसाइड होनी है। सिलेक्शन भले ही डिसाइड हो जाएगा आपका, बट रैंक तो, क्योंकि पॉइंट्स में आपके रैंक्स ऊपर नीचे होती है, तो वो डिसाइड करने के लिए वो लास्ट के क्वेश्चन ही जो सब ने नहीं बनाए और आपने बना लिए, तो उससे फिर आपका रैंक डिसाइड हो जाएगा। तो वो चैप्टर्स जो बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। अभी इन पे इवन आप लास्ट के 4 दिन पे काम कर सकते हैं। एक सॉल्ट एनालिसिस हो गया, एक बायोमोलिक्यूल्स हो गया आपका ऑर्गेनिक का। उसको मतलब, क्योंकि जीओसी में और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस वगैरह में इतने लग जाते हैं कि बायोमोलिक्यूल फिर वो लास्ट के रिवीजन में है। तो अगर नहीं अब तक रिवाइज किया है तो ये दोनों चैप्टर बिल्कुल रिवाइज कर लें। मैम, केमिस्ट्री कहीं ना कहीं अधूरी है एक्सेप्शंस के बिना, स्पेशली इनऑर्गेनिक। हाँ, इनऑर्गेनिक में अगर देखेंगे तो लगभग एक्सेप्शंस कितने आते हैं? सर, ऐसे नंबर तो मैं नहीं बता सकती, एग्जैक्ट नंबर। फिर भी कितना परसेंट, मतलब अगर देखें फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक में कितना परसेंट एक्सेप्शन आएगा? ऑर्गेनिक में परसेंट नहीं, एक्सेप्शन नहीं है ज्यादा, 1-2 को छोड़ के, मतलब अच्छा। बहुत ज्यादा एक्सेप्शन इनऑर्गेनिक में है। ओके, इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक चैप्टर जो है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें बहुत एक्सेप्शन है, क्योंकि प्रॉपर्टीज के जो ट्रेंड है, तो डेफिनेटली वो सेम ट्रेंड कलर फेनोमेना में भी रहता है काफी। हाँ, कलर में जैसे वही कि इसका रिएक्शन से इसके साथ ये कलर आने वाला है, बट उसी ग्रुप का दूसरा कंपाउंड है, उसका दूसरा कलर आता है। तो इस तरह से बाकी प्रॉपर्टीज में, जैसे कि एटॉमिक साइज, हमें लग रहा है कि इसका इससे बड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, बट वो नहीं होता। तो उसके रीजंस हैं और वो सब बताए जाते हैं। हाँ, जितने एक्सेप्शंस आते हैं वो इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक में आप लगा लीजिए कि अगर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन 10 आने हैं तो 10 में से आपको 4 क्वेश्चन एक्सेप्शन के मिलेंगे। 40% भाई एक्सेप्शन आने वाला है। यस।
सारा कुछ कंक्लूड करेंगे, तो अगर किसी को 180 आउट ऑफ 180 लाने हैं केमिस्ट्री में जी, उसका क्या फॉर्मूला है? बिकॉज बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे, हाँ जी, हाँ जी, उनके हो सकता है आगे 180 आउट ऑफ 180 आए। बिल्कुल आ सकते हैं, केमिस्ट्री में आ सकते हैं 180 आउट ऑफ 180 और बहुत आसानी से आ सकते हैं। अगर मैं जो बच्चे अब तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए बताऊं, जो अब 10th पास कर लिए हैं, जो अब 11th से और 12th से तैयारी करेंगे, तो उनके लिए बताऊं तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक सक्सेस का फॉर्मूला है। तो जैसे फिजिकल में मैंने बताया कि चैप्टर के आप सारे फॉर्मूलेज बार बार रिवाइज कीजिए रोज शाम को, जो आपके जितने होते जाएं, ऑफ कोर्स 11th का बच्चा तो शुरू करेगा, तो जितने होते जाएं उनको सारे टॉपर्स जितने लोग अगर मेरी बात सुन रहे होंगे ना अभी, तो वो सब इससे एग्री करेंगे, उन्होंने किया होगा ये डेफिनेटली। फॉर्मूला शीट्स अलग से अपने दीवार पे टांग के चिपका के रखते हैं वो लोग, और रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट बस लगते हैं उसको रिवाइज करने के लिए। फॉर्मूला रिवाइज किया तो फिंगर टिप्स पे हो जाते हैं फिर, क्योंकि आपकी नीट इज एन एग्जाम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप 1 मिनट में एक सब्जेक्ट क्वेश्चन करना है। बहुत अच्छे से सुनना, बहुत बारीकी से मैम बता रहे हैं ना। 180 आउट ऑफ 180 वाली स्ट्रेटेजी है जी, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं, मैं 15 साल से लगभग देख रही हूँ जो तो ये एग्जाम एक स्पीड का एग्जाम है। 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स में करने होते हैं, तो आपको वो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और जितना खुद को प्रो बना लोगे आप, जितना आप, तो आपको जैसे अगर मान लो फॉर्मूलाज आपके फिंगर टिप्स पे हो, तो आप तुरंत, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा फॉर्मूला कौन सा लगाना है। यू जस्ट कैन रेडीली, आपका दिमाग तुरंत बता देगा ये फॉर्मूला, 1 मिनट से पहले कैलकुलेट कर दोगे क्वेश्चन को, तो आपका टाइम काफी हद तक बायो के लिए बचेगा या फिजिक्स के लिए बचेगा। फिजिक्स में थोड़ा टाइम बचा के चलना चाहिए क्वेश्चन सबसे पहले, इसलिए हम कहते हैं कि फिजिक्स अटेम्प्ट करो, फिजिक्स को कर लो पहले 1 घंटे में, फिर नेक्स्ट 1 घंटा लगा लो आप केमिस्ट्री में, और उसके बाद आप बायो करो, क्योंकि बायो के बाद, बायो जनरली हो जाता है लगभग 45 मिनट्स जैसे में, क्योंकि उसमें या तो आता है या नहीं आता, उसमें ज्यादा देर उसको कैलकुलेशन में नहीं लगता। हाँ, अगर याद होगा आएगा, नहीं होगा नहीं आएगा। तो उससे क्या, लास्ट के फिर 10 मिनट जैसे बच के आप अपने OMR को दे सकते हो, आपने सही भरा नहीं भरा, आप अपनी डिटेल्स को दे सकते हो, तो पैनिक नहीं होगा लास्ट मिनट में। तो फिजिक्स इज समथिंग विच यू शुड डू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब सबसे पहले वही अटेम्प्ट। केमिस्ट्री में अगर पूरा अटेम्प्ट करना है मुझे 180 मार्क्स का, तो हमको मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए जिससे कि हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का बैलेंस नहीं बिगड़े? देखिए, 45 क्वेश्चंस आते हैं, तो आइडियली तो 45 मिनट्स ही देने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स ले लेता है कभी कभी 1 आवर, तो फिजिक्स 1 आवर जैसा ले लेगा, तो आपको 45 मिनट्स इसमें देने हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 45 से ज्यादा 50 तक, 55 तक, मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो। बायोलॉजी के भी, क्योंकि अभी आपको 90 क्वेश्चंस करने हैं जी, बट हाँ, बायोलॉजी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 1 मिनट में आप 2 कर सकते हो, है ना, क्योंकि थ्योरी है, देख के पता चल जाता है। हाँ, थोड़ा एनालाइज कर सकते हो। यू नीड नॉट टू गिव मोर टाइम इन कैलकुलेटिंग, गणित नहीं, हाँ, गणित नहीं करने की जरूरत है इसलिए। तो केमिस्ट्री में भी हालांकि सिर्फ फिजिकल में गणित करनी पड़ती है, बाकी तो किसी में गणित नहीं करनी है आपको। ऑर्गेनिक में भी आपको सीधे सीधे प्रोडक्ट देखने हैं, कंप्लीट द रिएक्शन पूछते हैं, मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट पूछते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म इसीलिए हम कहते हैं हमेशा बहुत अच्छे से करके जानी चाहिए। तो उसको ही देख के बस आपको उसमें एक्स और वाई के क्वेश्चन आते हैं कि भैया प्रिडिक्ट करो क्या बनेगा तो वो करने में भी कोई कैलकुलेशन नहीं लगती, आपको सोचने का बस जो भी है थोड़ा टाइम देना पड़ता है उसके बाद। पर हाँ, लास्ट के 10 मिनट अगर आप, उससे पहले आप ये सोच के चलो कि 180 मिनट्स में नहीं, हमें 160 मिनट्स में क्वेश्चंस अपने पेपर कंप्लीट कर लेना है, हाँ, फिनिश करना है। हाँ, मतलब अपना शुरू से लेके ये चलो कि 160 मिनट्स में कर लेंगे, तो फिर ठीक है, 160 का 170 भी हुआ तो आपको पैनिक नहीं होगा लास्ट में कि अरे मेरे इतने छूट गए। और ये सर, आधा जो नीट के सक्सेस में जो आधा पार्ट है वो प्रिपरेशन है, मगर उससे भी ज्यादा होता है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। आप कितना मेंटली स्ट्रांग हो, आप उस 3 घंटे को कैसे यूज कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली, कि आपने उस दिन कैसे परफॉर्म किया हुआ है। हाँ। इसको हम और इस तरह से भी ले सकते हैं कि कुछ बच्चे ड्रॉपर होंगे मैम, किसी ने 3 साल से ड्रॉप किया है, किसी ने 4 साल से ड्रॉप किया हुआ है, उसके साथ बड़ी अलग सिचुएशन होती है। हाँ। मैं इसलिए इसको अलग से पूछ रहा हूँ कि बहुत बच्चे ड्रॉपर होंगे इस चैनल पे जो देख रहे होंगे, उनके ऊपर डबल पीयर प्रेशर होता है, समय का, हाँ, फैमिली का, पैसे तो का। उनको ये लगता है कि यार अगर इस बार कुछ गड़बड़ हो गया, मतलब एग्जाम वाले दिन तक वो इतना प्रेशर में या चले जाते हैं, तो उसको उनको कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए? देखिए, मैंने 2 तरह के बच्चे देखे हैं अपने साथ, जो बहुत सारे बच्चे, मतलब उनमें से ऐसे हैं कि जो लास्ट मिनट पे पैनिक होते हैं, इवन इफ दे प्रिपेयर वेरी नाइसली पूरे साल अच्छे से। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनको सब कुछ आ रहा है, उनका भी कॉन्फिडेंस बिगड़ जाता है।
तो उनको तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है काउंसलिंग की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे उनके टीचर्स जुड़े हैं, चाहे उनके फैमिली है, वो लास्ट वो 4-5 दिन उनको कैसे संभाल के समझ, क्योंकि जब अंदर से पैनिक हो रहा है, जब अंदर से एंजाइटी हो रही है, तो उसे भी पता है कि मुझे हो रही है, बच्चों को पता होता है। अभी तक मेरे को रात रात में भी कॉल्स आते हैं बच्चों के कि मैं पढ़ चुकी हूँ, मेरे पहले तक 550 मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट में, अब मेरे लास्ट दिन में 400 भी नहीं आ रहे हैं, जबकि आते थे पहले, उसको सब आता था, उसको सब। अब मैं ये पूछती भी हूँ कि बेटा कौन सा टॉपिक नहीं आता, तो आते भी हैं सारे, सब पढ़े हुए हैं। तो ये तो अंदर की एंजाइटी है, ये उसे भी पता है, तो उसको आसपास के एटमॉस्फेयर से उसे हेल्प मिलेगी, जितना उसका आसपास का एटमॉस्फेयर उसको सपोर्ट। हम लोग इसीलिए, मैं रात को भी फ़ोन उठाती हूँ अभी, मैं लास्ट के इन दिनों में, इसीलिए बिल्कुल पूरी तरह से हम भी डेडिकेटेड हैं कि मेरी पूरी टीम, मतलब निकिता मैम तो मतलब वंडरफुल है, वो मेंटोर जिसे कह सकते हैं, निकिता जैन मैम जो हमारी फिजिक्स की हैं, मतलब उनके पास तो बच्चों के इतने मैसेज जाते हैं और वो बहुत खुश होके फिर लास्ट, मतलब शुरू में पैनिक के मैसेज भेजेंगे और उसके बाद वो उसमें कूल डाउन होके फिर खुश होके मैसेज भेजते हैं कि मैम आपने हमें, आप जैसा मेंटर पहले क्यों नहीं मिला, ऐसे सब। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लास्ट के दिनों में कोई टीचर जो है वो पढ़ा नहीं रहा, अब पढ़ा सकता भी नहीं है। आप जो 1 शॉट वीडियो बना रहे हो या लास्ट के टाइम में क्वेश्चंस बता रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब उनको कूल डाउन रखना है, काम रखना है कि वो जो भी पढ़े हैं उसको वहाँ सही से यूज़ कर पाएं। परफॉर्मेंस का टाइम आ गया। अब परफॉर्मेंस का टाइम है, और जैसे किसी भी स्पोर्ट्स टीम में भी जो कोच होता है, वो लास्ट के टाइम में कोचिंग नहीं देता, कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं देता हाँ, है। कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं, वो बूस्ट अप करता है, मोरल को बूस्ट करता है, मोटिवेशन देता है और चैनलाइज करता है उनकी एनर्जी की, कैसे बेटा तुम सब कर चुके हो, तुम्हें सब आता है। जिस कॉन्फिडेंस रखो अपनी तैयारी पे, फेथ रखो हर चीज पे, और सब चीजों के जो तुमने अच्छा किया, तुम्हें उसका बदले में बेस्ट ही मिलेगा। ठीक बात। पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स इस समय परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं, पेरेंट्स को भी लग रहा होता है कि वो अंदर अंदर तो उनके अंदर भी एक अलग परीक्षा चल रही होती है कि भाई इसका तो एग्जाम है ही, पेरेंट्स की भी एग्जाम चल रही होती है पैरेलली। और इवन इस चीज को हम लोग जब सेंटर के बाहर जाते हैं तो हम लोग पेरेंट्स को भी देखते हैं कि वो इधर बैठते हैं, फिर कहीं गाड़ी में थोड़ी देर बैठेंगे, फिर घूमेंगे, तो उनको लगता है कि यार मेरा बच्चा पता नहीं कैसा अंदर परफॉर्म कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है और उनकी तपस्या भी बहुत बड़ी होती है। हाँ। बच्चे अपनी तरफ से चलो मेहनत कर रहे होते हैं, मगर जो बैकग्राउंड में मेहनत है वो उनके पेरेंट्स की है। हाँ। चाहे वो पैसा अरेंज करना हो, चाहे वो घर पे सारी सुविधाएं देनी हो, चाहे उन्हें मेंटल सपोर्ट की बात हो। तो पेरेंट्स का अभी इस समय यही रोल होना चाहिए लास्ट के 4 दिनों में, कि उनको बच्चे को ये बता कि ये समझाएं किसी तरह से कि ये एक मात्र एग्जाम नहीं है, तुम्हारी वर्थ इससे ज़्यादा है हमारे जीवन में, तुम्हारी वैल्यू इस किसी भी एग्जाम से या करियर से, या तुम कितना पैसा बाद में कमाओगे, क्या बनोगे, उस सबसे वैल्यू तुम्हारी हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा है। तो तुमने जितनी मेहनत की है, हम उस पर प्राउड है। ठीक बात भाई, ये एग्जाम नहीं तय करेगा कि आप आगे लाइफ में क्या करोगे, कितने पैसे कमाओगे, या आपका फाइनल लाइफ का गोल क्या है। ये एग्जाम आपके जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जिसमें आप पहली दफा एंटर कर रहे हो जी। पहली दफा परफॉर्म करोगे तो आपके एक जीवन के नए अध्याय की शुरुआत होगी, है ना? राइट। और वो हो सकता है MBBS मेडिकल कॉलेज के तौर पे हो, किसी और कोर्स के तौर पे हो सकती है, जिसको ऐसे नहीं लेना यार कि ये खत्म होने वाला है। हाँ। नहीं, इट्स स्टार्ट नाउ। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ। बस जीवन का जो आप सबसे बड़ा एग्जाम दे रहे हो अभी 12th के बोर्ड्स के बाद, तो उसको ये नहीं सोचना यही डिसाइड करेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अब हम सुनते भी रहते होंगे, आई एम श्योर बच्चे भी, कि जिन्होंने, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर, कई लोग डॉक्टर बन के भी दूसरे करियर्स चूज करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग हैं। अब हम थोड़ा सा आएंगे जो बच्चे Tier 2 Tier 3 सिटी शहर के हैं, और आप भी बरेली से आती हैं, तो बरेली इज ऑल्सो द Tier 3 सिटी ऑलमोस्ट। तो आसपास के बच्चे वहाँ पे आते हैं, सारे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। आपका वहाँ पर एक सेंटर भी है बरेली में, तो उन बच्चों के तो पेरेंट्स भी नहीं जाते एग्जाम सेंटर पे, है ना? तो उनके लिए क्या बोलेंगे? बिकॉज उनके पास में हो सकता है वो वाली फीलिंग भी नहीं आती होगी कि मेरे पेरेंट्स जाएंगे भी, बिकॉज उनको उस तरह को उम्मीद ही नहीं रहती है। हाँ, बहुत से पेरेंट्स जो Tier 2 Tier 3 के, उनके पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती। हाँ, अवेयरनेस नहीं होती, पता नहीं कि क्या बच्चे को कैसे गाइड करना है। मतलब वो बड़ा डिफिकल्ट है उनके लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। वो मैं बताऊं कि इवन मैं बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ तो मैं चीजों को कनेक्ट करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं जाते ही, उनको मालूम ही नहीं कि यार मुझे जाना भी चाहिए। कौन सा एग्जाम की बच्चा तैयारी कर रहा है ये भी नहीं पता होता। एग्जैक्टली। कुछ तो ऐसे हैं कि अपने बच्चे के लिए जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं
वो अपनी चटाई वगैरह लेके जाएंगे हाँ, सेंटर के बाहर अपना कहीं कुछ पार्क पेरेंट्स में। तो मैं हाँ, आपको बताऊंगी ऐसे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें कुछ कुछ को लगता है कि वो मेडिकल की तैयारी करने उस शहर गया है, कोचिंग करने, तो वो अपने यहाँ आसपास यही बता देते हैं कि वो डॉक्टरी करने गया है। उन्हें हाँ। उन्हें ये नहीं अवेयरनेस होती कि अभी ये हाँ, एग्जाम देगा, हाँ, एग्जाम सिलेक्ट देगा। होगा, उसके हाँ, बाद हाँ, वो डॉक्टर बनेगा। तो मतलब दिस इज हाउ इनोसेंट दीज पीपल आर समटाइम्स इन दीज स्मॉल सिटीज, कि उन्हें नहीं पता होता कि वो बच्चा क्या करने गया है। तो एग्जैक्टली। तो बरेली वाले बच्चों के लिए क्या कहेंगे? जी, क्योंकि मैं भी बरेली में हूँ, मैंने भी आज से 15 साल पहले वहीं से तैयारी की थी। जी। और वही टीयर 2 टीयर 3 उस टाइम पे तो ऐसा भी होता था कि हमको बाहर भेजा नहीं जाता, लड़कियों को नहीं इतना रिस्क लेते हैं बाहर भेजने का। तो डेफिनेटली वहाँ पे ही रह के तैयारी से, उस समय तो इतने बड़े नाम भी नहीं होते थे जो अभी कोचिंग्स बड़े बड़ी बड़े बड़ी, कॉर्पोरेट्स आ गए हैं। हाँ, ऑनलाइन भी नहीं होता था, तो खुद ही सब तैयारी करनी। पर जितना भी हो तैयारी वहाँ बरेली में अभी हैं, कई लोग अब डेवलप हो रहे हैं, नए टीचर्स भी आ रहे हैं और कोचिंग्स भी आ रही जी। हैं। मगर सभी कुछ मिला जुला के जो अभी भी मैंने गैप देखा, क्योंकि मैं 15 साल बाद वापस अपने शहर आई, बरेली आई, तो मैंने गैप अभी भी यही देखा कि कोटा लेवल का कंपटीशन और प्रोफेशनल जो पढ़ाई होती है, कि अपने को क्यों बच्चे अभी भी कोटा से नोट्स खरीदने तक जाते हैं, सिर्फ नोट्स लेने के लिए जाते हैं वहाँ पे कोटा, कि वहाँ के नोट्स लाके पढ़ेंगे। और क्योंकि उनमें वो छटी हुई चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी हैं, और इधर उधर की बातें कुछ नहीं फालतू, क्योंकि नीट में जो आना है, जो एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट होना है, वो सब चीज़ें उसमें होती हैं। हाँ, वही आएगा। हाँ, तो वो प्रोफेशनल एजुकेशन अभी भी वहाँ पे मिसिंग है, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो गैप थोड़ा कम हो। हाँ, और मैं कुछ कर पाऊँ इन बच्चों के लिए। बड़े शहरों में तो सब कुछ अब अवेलेबल है ही, तो हम लोगों ने इसलिए सोचा कि बड़े शहर में कुछ स्टार्ट करने से, क्योंकि हम उसमें तो फिर हम ऑनलाइन भी अचीवेबल हैं, हाँ, ऑनलाइन से approachable हैं। सब तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं। जी जी, हमारा चैनल भी है, हमारे पोर्टल भी है, ऐप भी है, तो उससे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मगर जो अभी टीयर 2 टीयर 3 के बच्चे हैं, वो अभी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पे भरोसा नहीं करते, और उन्हें अभी भी वो असिस्टेंस चाहिए पर्सनली, तो इसीलिए हाँ, वो फिजिकल मॉनिटरिंग चाहते हैं। चाहिए उनको। मैम, क्लास 10th का कुछ बोर्ड्स का रिजल्ट आउट हो गया है। जी जी, कुछ एक आध बोर्ड का रह गया होगा, है ना? हाँ। और जिनके रिजल्ट्स आ गए हैं, बिकॉज जो 11th 12th वाली जो सिचुएशन अब उनके सामने आएगी, एक तो वो है कि जिनके एग्जाम होने वाले हैं नीट के, अब लगभग एग्जाम के बाद में फिर काउंसलिंग होगी, फिर उनके एडमिशंस होंगे। अब ये नए बच्चे आएंगे आप सभी के पास में, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो 10th पास करके बच्चे आते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के अच्छे भी आते हैं रिजल्ट, ज़्यादातर सीबीएसई मतलब अच्छे मार्क्स देते हैं, तो 90+, 95 वैसे। हाँ, 10th में तो सब ऐसे ही आते हैं, बहुत ज्यादा, सबके मतलब 90 हाँ, 80 से कम आए तो सबको ऐसे लगता है कि कम आए, तो सबका अच्छा आता है। इजी भी लगती है पढ़ाई, और उन्हें लगता है कि यार हमने 10th बोर्ड तो बड़ा अच्छा कर लिया, तो अब हम 11th 12th भी कर लेंगे। नाउ दे आर एक्चुअली, बहुत सारे बच्चे बहुत मोटिवेटेड होके आते हैं, एंथुसी के साथ आते हैं हमारे उनका पास। वो कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल का होता है, बिकॉज वो 90% आ रहा होता है। हाँ, कि अरे ये तो पढ़ लेंगे हम। पेरेंट्स को भी यही लगता है कि ना मेरा बच्चा सबसे तेज है, हाँ हाँ, मतलब पूरे क्षेत्र में तेज है। बट देन 1 महीने बाद ही जब पहला टेस्ट होता है ना, तब सब रियलिटी पता चलती है कि ये दुनिया अलग है, जो नीट और जेईई की दुनिया अलग है। हाँ, लेवल 2 है ये। और यहाँ पे फिर से तुम्हें, मतलब तुम कहीं के राजा होगे, किसी स्कूल के टॉपर होगे, कुछ भी होगा, बट यहाँ तुम सबके साथ भीड़ में हो। अभी वापस से प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ, फिर प्रूफ करना पड़ेगा। ये दुनिया बहुत अलग है। 10th तक की पढ़ाई सीबीएसई में, अब खैर सीबीएसई भी चेंजेस ला रहा है एनसीईआरटी में, लाइक एडवांस साइंस एंड ऑल दीज दे आर ब्रिंगिंग, बट 10th तक की साइंस तो कोई खास ऐसा नहीं होता, उसका बस कनेक्शन होता है हर चैप्टर का 11th और 12th से। मगर वो कनेक्शन बोलूँ तो 20% ही पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री, 20% फिजिक्स, उसका 80% बचा है अभी 11th 12th में पढ़ने के लिए। तो सडनली जब वो एकदम से दुनिया में आते हैं और एकदम ये खोलते हैं कि ये क्या, ये तो इतना सारा, मतलब आप पहले आप एक बुक में साइंस पढ़ लेते थे, अभी केमिस्ट्री की ही 2-2 बुक हैं, फिजिक्स की अलग 2 बुक है, और सब तो अलग अलग हो गए सब्जेक्ट्स, और भरमार देखने को मिलता है। हाँ, अचानक से जैसे ना नदी जब जैसे समुद्र में मिलेगी कैसे, तो वो एकदम से इतने बड़े उसमें डोमेन में कदम रखते हैं। तो शुरू में डेफिनेटली 10-15 दिन तो जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक तो वो खुश रहते कि अरे ये सब आ रहा है, सब धीरे धीरे फिर 1-1.5 महीने बाद टेस्ट वेस्ट के बाद फिर वो छोड़ना शुरू कर देते हैं, लेट गो करना शुरू कर देते हैं कि ये अब जैसा होगा देखा जाएगा। और 11th में क्या है ना, तो उन्हें स्कूल का इतना प्रेशर होता है 11th में कि एग्जाम पास हो ही जाएंगे, है ना, तो 11th वो बिल्कुल मस्ती में वेस्ट करते हैं, और फिर होश आता है 12th में। बहुत प्रीशियस है 11th भी,
बहुत प्रीशियस, जिसने 11th को सीरियसली लेके 11th पार्ट कंप्लीट कर लिया विद इन 11th इटसेल्फ, उसको 12th ही करना पड़ेगा 12th में। और फिर वो 12th भी उसका सिर्फ आई गेस सितंबर अक्टूबर तक हो जाता है, और फिर वो बोर्ड्स की तैयारी करता है, और बोर्ड्स देने के बाद फिर वो नीट, तो उन बच्चों का 0 ईयर में सिलेक्शन होता है जो 11th वेस्ट नहीं करते। हाँ, मैंने एक चीज और कॉमन पैटर्न देखा है कि 12th अपियरिंग में जो स्टूडेंट है और उसने नीट की प्रिपरेशन पैरेलली कर रखी है, हाँ, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपर आप देखोगे तो इसी तरह के मिलते हैं। हाँ, बट 12th सिर्फ 12th होता है ना, जैसे मैं इसलिए 12th भी वाले भी कर सकते हैं किसी भी चीज में। यहाँ पे मैं वो नहीं कहूंगी कि सेट रूल है कि 12th का, हाँ, है ना, मगर 11th भी अगर किया, 11th को भी अगर जिसने Exactly, रेस नहीं किया, हाँ। तो जैसे आपको एक काम अगर मान लो ऐसा है जिसमें 10 दिन लगने वाले हैं, वो 10 दिन का काम आप थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके थोड़ा डेली कर लो, रोज चलते रहोगे, हाँ, थोड़ा तो आपके वो लास्ट के दिन का प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपने वो काम पहला दिन नहीं किया कि कल कर लूंगा, तो वो काम डबल हो गया, पाइल अप सेकंड डे के लिए। फिर आपने दूसरा दिन भी किया कि आज भी नहीं किया तो चलो कल और कर लूंगा। करते करते आप खुद उस प्रेशर को बिल्डअप कर रहे हो, और उस प्रेशर से आप दब रहे हो फिर लास्ट में। तो जो भी ये है ना कि नीट और जेई के बच्चे बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, ये प्रेशर उनका खुद का बनाया हुआ है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपने वर्क को, 11th का 11th में पढ़ लें, हाँ, प्लानिंग से चले, हाँ, तो प्लानिंग से चले तो बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा। और अगर चलो नहीं भी, मतलब हम लोग हर तरह से पढ़ाते हैं, हम 1 साल में भी नीट की तैयारी करवा सकते हैं, सभी लोग करवाते हैं, नीट की तैयारी 1 साल में भी हो सकती है, बट हाँ 11th से करेंगे तो उनका प्रेशर थोड़ा। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि आप ना अपने समय के साथ चलो। हाँ, जब आपके साथ 2 साल का चांस है तो 2 साल पूरा यूटिलाइज करो। बिल्कुल। अगर आपके पास 1 साल का समय तो आप 1 साल पूरा पोटेंशियल के साथ दो। अगर आप मल्टीपल ड्रॉप कर चुके हो तो आप अपना जो समय चल रहा है ना, व्हाट एग्जैक्टली टाइम गोइंग विथ यू, तो आप उस समय को पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बनाओ अपनी लाइफ का, और उससे आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जैसा समय है वैसा आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास, आप 11th से तैयारी कर रहे हो तो आप साथ में मस्ती भी कर सकते हो, आप वेकेशंस भी ले सकते हो, आप मूवीज भी देख सकते हो, फ्रेंड्स के साथ चिल भी कर सकते हो, साथ में पढ़ाई भी हो जाएगी। बट नाउ इफ यू आर हैविंग ओनली 1 ईयर लेफ्ट, तो 1 ईयर में फिर आपको ज्यादा मस्ती नहीं करने को मिलेगी, आप फिर इसको प्रायोरिटाइज करो। हमने जैसे अभी हमारा क्रैश कोर्स खत्म हुआ, अभी हमने 40 दिन का क्रैश कोर्स चलाया था, उसमें कई बच्चे हमारे साथ ऐसे थे जो 12th का बोर्ड देके उसके बाद स्टार्ट किए, और उन्होंने 12th में बिल्कुल 11th-12th बिल्कुल नीट की तैयारी नहीं की। तो उन 40 दिन में फिर हमारा उनको ये था कि अब ये 40 दिन तुम कुछ और नहीं कर सकते हो, मतलब वो फिर किसी की वेडिंग में नहीं जाना, घर का फंक्शन नहीं, अब वो 40 दिन तुम्हारे तपस्या। भाई ये सब तो देखो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर ये सब सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो तो फिर तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। और बहुत बच्चे उनमें से अब जो मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं उनके 600 प्लस आ रहे हैं, और हम डेफिनेटली इस साल का रिजल्ट बहुत अच्छा देने वाले हैं। हमारे जो भी क्रैश कोर्स के बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे, और क्योंकि उन्होंने हमारी बातें मानी हैं, जिन्होंने मानी है उनमें से वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं तो हम प्रिडिक्ट ही कर चुके हैं कि वो लोग सिलेक्शन देंगे ही, हमें पता है फोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कि हमने बहुत अच्छा पढ़ाया, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम हमारी बातें मानी, मेहनत भी की उन्होंने। हमने जो कहा ये डीपीपी आज सॉल्व होनी है तो आज सॉल्व होनी है, उसके डाउट्स कल डिस्कस करने तो कल। एक क्लास मिस नहीं की है 40 दिन में, उन्होंने 40 दिन में कहीं गए नहीं है, टेस्ट दिए हैं हमारे हर वीक जो हो रहे थे। तो इतना अगर वो कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट्स तो सैक्रिफाइस से ही आते हैं। जी। जितना आप अपनी लाइफ के ग्लैमर को अभी इस स्टूडेंट लाइफ में उसको साइड करोगे, उसको उतना प्रायोरिटी नहीं दोगे, उतना ही आप आगे जाओगे। बिकॉज ये जो आप सभी का जो टाइम है बच्चों, खासकर जो 10th वाले हैं, बहुत प्रीसियस है। आप अगर 2 साल सही से दे दोगे कि किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओगे, इवन इंडिया के अंदर इतने अच्छे अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूट हैं, एम्स है ना, जिपमर है, और आपके स्टेट में हर एक, जैसे अपने यहाँ यूपी में KGMC है, तो सपना होता है लोगों का कि ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना। मैम आपके नाम में भी नीट आता है जी, है ना, तो उसकी स्टोरी क्या है? व्हाट्स योर स्टोरी? देखिए, जब मैंने, मेरा नाम रखा गया होगा काफी साल पहले जब मैं बच्ची थी, तो किसी को ऑफ कोर्स नीट के बारे में, क्योंकि नीट ही अभी कुछ साल पहले जब हमने भी इवन जब मेडिकल दिए थे एग्जाम्स, तब नीट नहीं होता था, तब CPMT AIPMT सब ये सब होते थे अलग अलग एग्जाम। तो ये तो बाद में बाई चांस हो गया, और ये एक बार क्लासरूम में ही मेरे बच्चों ने ही मुझे बोला कि मैम आपके तो नाम में ही नीट है। हाँ, exactly. तो मैंने यही उनको मजाक में बोला, फिर तो मेरे आशीर्वाद ही काफी है तुम लोगों के लिए, कि मुझसे पढ़ लिया और मेरे से ब्लेसिंग्स मिल गई तुम्हें, तो तुम्हारा नीट क्वालिफाई होगा ही होगा। तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन कहाँ से कंप्लीट की, और आपकी फिर जर्नी कैसी रही, मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह कहाँ पर रहा?
तो जैसा मैंने बोला, हमारे टाइम पे इतना बाहर जाने का या ऐसी सुविधाएं नहीं थी। तो जो CPMT होता था उस समय 320 समथिंग मार्क्स का होता था, और 2 उसमें होता था शिफ्ट में। सुबह में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा 3 घंटे, और शाम को तो बायोलॉजी का एग्जाम, बड़ा एग्जाम हुआ करता बढ़िया होता था। पूरे दिन आप वहीं पे बैठे हुए हो, सुबह 9 से 12 और ऐसे कुछ, फिर 2 से 5 शाम का, ऐसे एग्जाम होता था। उसमें कुछ मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट पे जब मैंने 1 साल ही ड्रॉप लिया था, तो उसमें आ गए थे 240 समथिंग कुछ। तो कट ऑफ गई थी 260 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। उस समय इतनी तब नहीं जाती थी कि 300 जा रही है, 320 जा रही है। तो उस 260 के बाद ये था कि फिर ठीक है, सोचा भी कि अभी ज़्यादा दूर नहीं है, इसमें प्राइवेट मिल जाते कॉलेज, बट प्राइवेट जितनी इनकम नहीं है। हमारे पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और हम 2 सिस्टर्स थे, तो दोनों को प्राइवेट में तो नहीं करा सकते थे। फिर सोचा चलो, तो फिर मेरा फार्मेसी में हो गया, मेरे ही शहर में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही, जिसकी सिर्फ 60 सीट्स होती थी। उसका भी अलग से एंट्रेंस होता था, उस एंट्रेंस को भी ऑल इंडिया बच्चे देते हैं। तो उसमें मेरा हो गया कि मैं तो यहीं के यहीं। सरकारी सीट में बड़ा कंपटीशन है भाई, मतलब वो कोई भी सीट उठा के देख लो। अच्छा, वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी बड़ा अंतर है, बहुत डिफरेंस है। बहुत मतलब एजुकेशन एज एन जो कल्चर होता है ना, जो एटमॉस्फेयर होता है, कि आपको प्रोफेशनल बना देते हैं वो। तो मैंने 4 साल का वहाँ से B फार्मा कोर्स किया। उस समय क्या अभी भी फार्मेसी की तो बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है फार्मेसी। जिसे बाहर रिसर्च में जाना है या इंडिया में भी, अगर मेरी सिस्टर ने भी B फार्मा किया था, शी इज वर्किंग एज अ क्लिनिकल ट्रायल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर विद अ वेरी रिनोन्ड कंपनी उसके है, तो मल्टीनेशनल कंपनी। तो सक्सेस किसी भी फील्ड में मिल सकती है, ऐसा भी नहीं है कि मेडिकल में आया तो आप डॉक्टर ही बनोगे। तो आई डिड दैट B फार्म, एंड देन आई परस्यूड गेट का एग्जाम होता था तब फॉर मास्टर्स, वो मैंने क्वालिफाई किया। और उसके लिए तो तब कोई कोचिंग नहीं, बस कॉलेज की पढ़ाई से खुद प्रिपेयर करके क्वालिफाई करके, एंड देन आई गॉट इनटू माय मास्टर्स M फार्मा। उसमें स्कॉलरशिप वगैरह मिला आराम से गेट के थ्रू। मास्टर्स कहाँ से किया? मास्टर्स इज AKTU यूनिवर्सिटी जो अब है, उनका पहले कॉलेज, उनकी अपनी काउंसलिंग होती थी, तो उस काउंसलिंग के थ्रू मुझे मुरादाबाद का एक कॉलेज मिला था। तो अब वो कॉलेज भी यूनिवर्सिटी बन गया है वैसे तो अब उसके बाद मैंने टीचिंग ही चूज़ किया था कि मुझे टीचिंग ही करनी है। तो पहले तो मैंने फार्मेसी कॉलेजेस में ही एज अ प्रोफेसर पढ़ाया, और फिर मैं सूरत में मैंने जो अपना मेन फ्रेम के इंस्टीट्यूट हैं, अगर नाम ले सकती हूँ, तो मैंने एलन ज्वाइन किया था 2017 में। वहाँ पे 2 साल आई स्टार्टेड, एंड देन आई स्टार्टेड लविंग दिस फील्ड मोर देन माय फार्मेसी कॉलेज फील्ड। मतलब मुझे ये चैलेंज, सेटिस्फेक्शन, जी, बच्चों का प्यार, बच्चों की मेहनत बहुत अच्छी लगती थी मुझे। और वो रिकॉग्निशन जो बच्चे देते हैं ना, कि आपने पढ़ाया मैडम, और आपके बच्चे, आपकी वजह से केमिस्ट्री को प्यार देने लगा बच्चा। मतलब मैंने जब पहले साल पढ़ाया था, वो बच्चा अब डॉक्टर बन भी गया है, उसको इसी साल डिग्री मिली है। तो उसने की मदर खुद केमिस्ट्री की टीचर गवर्नमेंट कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, वो जब PTM में आके मेरे से मिली, और उन्होंने कहा कि आपने जब से पढ़ाया इसको केमिस्ट्री अच्छी लगी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फिर तो मुझे लगा यही परस्यू करना है। मजा आने लगता है कि जब आप किसी की लाइफ में छोटा सा भी एक इनिशिएटिव कर पाओ और उसके लिए उसका भला हो। इसी से प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। कॉलेज में क्या है कि यू कैन डू रिसर्च, यू कैन लाइक प्रिंट सम पेपर्स एक्सेट्रा, आप कर सकते हो। वहाँ भी बच्चे, बट वहाँ जो बच्चा आ गया उसको डिग्री ही मिलेगी, ऐसा तो है नहीं कि उसको, तो हम बस पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहा है, बट उसका ऐसा कुछ नहीं है कि उसको अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो किसी और से नहीं पढ़ सकता वो। मतलब डिग्री तो तब भी वो लेके ही निकलेगा, सो दैट वे। बट इस इंडस्ट्री में जो है, मुझे ऐसा लगा कि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, छोटे हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, और मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है क्लासरूम में। वंस यू जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड समथिंग ना, कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था या ये लॉ नहीं हो रहा था, अरे मैम समझ में आ गया, तो वो जो खुशी उनको दिखती है या उनका जो रिस्पॉन्स मिलता है, मजा मिलता है मुझे, तो वो चीज मुझे किक देती है, यू कैन से। सही कह रहे हैं, हमारे करियर किक में भी किक है। हाँ जी, आपके करियर किक में जी वही किक मुझे मिलती है। एग्जैक्टली। तो बस यही। हाँ, फिर आपने और भी काफी सारे कॉर्पोरेट्स हैं, लगभग मुझे लग रहा है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, आपने सब जगह एक्सप्लोर किया हुआ है। सो आई थिंक यू नो एग्जैक्टली कि एजुकेशन का डेप्थ क्या है, कि बाकी सारे कैसे कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद आप लोगों ने ये कब प्लान किया कि अब यार हम अपना स्टार्ट करते हैं?
जी, प्रोफेशनली बोलूँ तो मैं इंस्टीट्यूट्स भी सभी काम कर चुकी हूँ, और इवन एलन में तो मैं 3 रीजन में काम कर चुकी हूँ। हाँ। मैंने सूरत गुजरात रीजन देखा है, मैंने चेन्नई रीजन देखा है, और मैंने अभी लास्ट पटना रीजन भी देखा। तो सबकी सिस्टम में जानती हूँ, सबके प्रॉस एंड कॉन, सबकी स्ट्रेंथ भी मैंने सीखी। हाँ। हमें अपनी लाइफ में वही अच्छा सबसे सीख लेना चाहिए। हाँ। तो वो सारा गैदर करने के बाद, और डिफरेंट लोकेशंस भी, जैसा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब हो गया मेरा। वैराइटीज एक्सप्लोर करने हाँ, को मिला। मैंने इंडिया के सारे स्टूडेंट्स को, मतलब चेन्नई के स्टूडेंट्स भी पढ़ा लिए, और सबका अप्रोच अब मुझे पता है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे एक जगह लिमिट नहीं रहना चाहिए। अब मुझे जैसे, अब अगर मैं पटना में ही हूँ तो मुझे सिर्फ पटना के बच्चे मिल रहे हैं, वही जान रहे हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। तो मैं चाहती, जब मैं पढ़ा चुकी हूँ साउथ में भी, जब मैं पढ़ा चुकी हूँ गुजरात में भी, जब मैंने कोटा में भी काम किया हुआ है, कोटा में तो वैसे ही हर तरह के, हर जगह से बच्चे आते हैं। तो मुझे जब इतना पता है और इतना मैं चीज़ें जान चुकी हूँ, तो क्यों ना मैं वो इस प्लेटफॉर्म में आऊँ जहाँ मुझे भी लोग, मैं सबके लिए अप्रोचेबल रहूँ, सबको मैं अप्रोच अपनी दे पाऊँ, अपनी जो नॉलेज है सबके साथ शेयर कर पाऊँ, मैं एक जगह पे लिमिट ना हो जाऊँ। तो वो सोच के मैं डॉक्टर वानी से कनेक्ट हुई थी, और उनका काम तो डेफिनेटली सब जानते हैं, उनको सब जानते हैं। उन्होंने बहुत साल उन्होंने अपनी लाइफ के दिए वेदांतु को, और अब वो उन्होंने जब से ऑनलाइन शुरू किया वो तब से, हाँ जी, जब से शुरू हुआ था, इवन कोविड से भी पहले, जहाँ से लोगों ने ऑनलाइन जब सोचा भी नहीं होगा, तब से उनका काम है। और बहुत उनके फॉलोअर्स हैं, और बहुत बच्चे उनको प्यार देते हैं, और वो हैं भी बहुत अच्छी मेंटर। मतलब इतना प्यार से शायद वो, और इस एनर्जी से वो बच्चों को क्या, हम में भी, मतलब, तो मैं बोलूँगी कि ये जो सब शुरू करने का या पुश करने का हमको भी, जैसे ऑफ कोर्स जॉब छोड़ना इज़ अ रिस्की थिंग, कि आपकी एक स्टेबल जॉब है, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में आप हो, तो आपको क्या ज़रूरत है। बट जब ये उनका विज़न भी मुझे समझ आया, फिर मैंने अपनी और एक कलीग से बात की, हम तीनों ने एक टीम बना ली, तो हमें लगा कि नहीं, वी कैन डू दिस, लाइक टेक दिस रिस्क, डू द सेक्रीफाइस ऑफ द स्टेबल इनकम, एंड लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं अब बच्चों के लिए, और इसके लिए हम कितना और बड़ा हम इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में रिवॉल्यूशन है, ऑनलाइन एजुकेशन इज़ अ रिवॉल्यूशन, बहुत अच्छी चीज़ है ये, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं इसमें भी, क्योंकि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काम कर चुकी हूँ, बिगेस्ट ऑनलाइन एडटेक के साथ, तो मुझे वो कमियां पता हैं, मुझे पता, और ऑफलाइन के साथ भी, बिगेस्ट ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। हर एक फील्ड में अपने चैलेंजेस होते हैं। हमें क्या है, हम गैप वो फिल करना चाहते हैं। हमारा विजन ये है कि एक गैप है, एक कुछ लोग हैं जो बहुत यंगस्टर्स हैं, जो एनर्जी बहुत रखते हैं, और उन लोगों ने बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर कर रखा है, और बच्चे उनसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, बट डू दे हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, और दैट काइंड ऑफ स्टेबल, यू कैन से, ऐसी बात जो बच्चों को एक्चुअली फ़ायदा करे। और एक होते हैं जो बहुत सीनियर हैं, तो वो अप्रोचेबल नहीं होते, दे आर वेरी सीनियर। तो हम लोग वो गैप फिल करना चाहते हैं कि हम लोग अप्रोचेबल भी हैं, हम लोग कंपैशनेट भी हैं, हम बच्चों की प्रॉब्लम्स समझ के उसको अभी भी सॉल्व करना चाहते हैं, और हम लोग एक्सपीरियंस भी हैं। इसमें एक चीज और खास है, आप तीनों लोग फीमेल्स हो। जी जी। तो ऐसा क्यों, मतलब तीनों लोगों ने मिलकर ऐसी क्या यूनिटी बनाई हुई है? एक्चुअली ये अब, क्योंकि सिर्फ मेल होते 3 तो कोई ये बात शायद पूछता नहीं। हाँ। और हम क्योंकि तीनों फीमेल हैं, और हम लोग ने ये एक एडटेक स्टार्टअप किया है। हाँ। तो डेफिनेटली ये थोड़ी सी बात नजर में ज्यादा आ रही है, बट हाँ, ये कोई ऐसा नहीं, और कि मुझे लग रहा है ये फर्स्ट स्टार्टअप है। यस, पहला है ऐसा, मतलब यूट्यूब में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है मिक्स जेंडर रेशियो है, बट आप लोग का ऐसा ही। मुझे इसमें एक चीज जो रह जाती होगी, मुझे लगता है बच्चों के बीच में जो एक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बॉयज में ज्यादा कनेक्ट कर सकता हूँ। बीइंग अ टीचर तो वो देखिए पूरा एफिशिएंसी कहीं ना कहीं डालता है कि भाई सारे बच्चे, उसके लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं, वो सारे कनेक्ट करें। तो कहीं ना कहीं वो थॉट अंडरस्टैंडिंग वाला जो रह जाता है ना, कि हम गर्ल्स को किस तरह से समझा सकते हैं। तो फिर यही प्रॉब्लम तो सर स्टूडेंट्स की भी होती है ना, कि अगर स्टूडेंट्स में आप देखिए, नीट में सबसे ज्यादा पोर्शन जो होता है वो लड़कियों का होता है। हाँ, मतलब गर्ल्स आर प्रिपेयरिंग मोर, गर्ल्स के नंबर ज्यादा है। आप मतलब डेटा लिख सकते हैं हम लोग कि गर्ल्स ज्यादा प्रिपेयर कर रही हैं। तो फिर वो, और टीचर्स की आप रेशियो देखोगे तो टीचर्स 90% मेल हैं, 90% आपको मेल दिखेंगे। तो हाउ डू दे कनेक्ट देन, इफ द मेल टीचर कैन नॉट कनेक्ट विद द गर्ल स्टूडेंट्स, तो फिर बच्चों के लिए तो और मुश्किल है ना। तो ऊपर से ये एज होती है वही 16, 17, 18 साल की एज होती है। तो इवन बॉयज ऑल्सो फाइंड लॉट ऑफ कम्फर्ट विद अ मैच्योर एंड, मतलब एक जो कंपैशन हम लोगों से मिलता है उनको, एक विमेन टीचर से भी। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, बॉयज स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब दे थिंक कि कहीं भी कोई भी इशू होता है, मेरी जैसे मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट के कुछ बच्चे हैं, मेरी हर ऑनलाइन वीडियो पे उनका अटेंडेंस रहता ही रहता है। मतलब लाइव जब भी लेती हूँ, देखेंगे। उनको लगता है कि बस मैम एक
एक वो अटैचमेंट जो होता है ना, अफेक्शन, वो डेवलप होता है बहुत सारे लड़कों की, बड़ी दीदी या आंटी या जो भी मैम है, ऐसा मतलब दे फील कि उनसे वो एनर्जी हमें मिल रही है, वो केयर, वो कंपैशन, वो हमसे हमारी बात सुन रही हैं. कभी कभी मेल टीचर्स जो है ना, वो समटाइम्स दे ऑल्सो गेट कि अरे ये कर लेना, अरे वो कर लेना, उस टाइप से बच्चों को हैंडल कर लेते हैं. तो उससे बच्चे नहीं मतलब कनेक्ट करते. हर लड़के भी मतलब ऐसे नहीं होते कि इतने रफ होते हैं. सम बॉयज आर ऑल्सो वेरी इमोशनल, सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल. तो उनको फिर ऐसा नहीं सुनना होता है कि यार तू क्या है, तू कुछ नहीं कर रहा, तू निकम्मा है. ये सारी बातें अगर आप करोगे बॉयज से भी तो, एंड ऑफ कोर्स कर लेते हैं बहुत सारे टीचर्स, मैंने खुद देखे हैं. तो ऐसे हम लोग से इसीलिए वो कनेक्ट हो पाते हैं. लड़कियां तो डेफिनेटली होंगी ही, गर्ल्स तो होंगी ही हम लोगों से कनेक्ट, क्योंकि हम मतलब ऑफ कोर्स दे रिलेट टू अस. एंड कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन कि हमने ये फीमेल एडटेक दी क्यों, और ऐसा है कि अब जब हम बन चुके हैं, पहले हमारा ऐसा कोई विजन नहीं था, बट हाँ वी एंड अप मीटिंग अप एंड वी एंड अप हैविंग दिस कोलैबोरेशन टुगेदर, क्योंकि हम लोग की ट्यूनिंग मैच हो गई, सिंक हो गई, ये सब. उसके बाद हमने भी सोचा कि जो गर्ल्स हैं वो सब को एक रियल लाइफ रोल मॉडल्स भी मिलने चाहिए. उन लोगों को रियल टाइम में उन्हें लगना चाहिए कि if they can achieve that, if they can build something, so can we, why not me, हाँ why can't we. So लड़कियों को ये ना लगे कि हमेशा हमें फॉलो करना है किसी को, even as much as they are मतलब कैपेबल इनफ. ज़्यादातर ये होता है फिर आपको किसी को फॉलो करना है. इनको गर्ल्स को ऐसा रोल मॉडल मिलना चाहिए हम जैसा, कि नहीं देखो इन तीनों ने भी अपने आप स्टार्ट किया एंड दे आर, हाँ ये भी कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, राइट. हाँ जी, शोल्डर टू शोल्डर दे आर रनिंग देयर बिजनेस एंड दे आर कमिंग अप, और बहुत स्ट्रगल करके आए हैं. वो सबको देखना, जैसे रोल मॉडल या तो मिल रहे हैं, फिर वो इंदिरा नुई मिलती हैं सीधे, जो पेप्सिको की सीईओ हैं. मतलब रियल लाइफ थोड़े से अप्रोचेबल रोल मॉडल्स भी होने चाहिए है ना. रियल लाइफ में टीचर्स की, ये मैम हमें पढ़ाती थी, देखो ये मैम ने ये कर लिया. तो इस तरह का रोल मॉडल भी हम लोग बनाना चाहते हैं. वेरी गुड, ऑल द बेस्ट. आपके प्लेटफॉर्म के लिए मेरी बेस्ट विशेस हैं. थैंक यू सर. और नीट वाले बच्चों के लिए भी वही वापस से ऑल द बेस्ट. आप सभी अपने अच्छे से एग्जाम दो, और इस पॉडकास्ट को हम अभी यहीं पर वाइंड अप करेंगे.